बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर रब्बि तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कैलीग्राफी की जो हिस्ट्री है उसके हवाले से देखा था, और अभी जो हमारा ख़त है ख़त रुका या रिका, तो हम उसके हवाले से बात कर लेते हैं। और इंशाल्लाह मज़ीद जो अगले लेक्चर्स आएंगे उनमें हम बाकायदा अपना काम शुरू कर लेंगे। तो ख़त रुका जो है ये खिलाफत उस्मानिया के अंदर इसको ईजाद किया गया था, और इसको जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात होती हैं उनके लिए ईजाद किया गया था। ख़त रुका को ईजाद किया था ख़त्तात मुमताज़ बक ने। बक ये लफ्ज़ है तुर्की का, ठीक है, और अरब इसको बे बोलते हैं, ठीक है, और जो तुर्की हैं वो इसको बक बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, फ़िलहाल हमारी इसके हवाले से ज़रूरत नहीं है, तो इस वजह से इसको स्किप करते हैं। हम आ जाते हैं अपने असल तारुफ़ की तरफ। तो मुमताज़ बक जो ख़त्तात हैं उन्होंने ख़त रुका को ईजाद किया गया था, ठीक है। तो ये ख़त रुका 1860 से 1864 के दरमियान जो खिलाफत उस्मानिया का दौर था उसमें ईजाद हुआ था, ठीक है। तो इसको बुनियादी तौर पे इन्होंने ईजाद किया था, और इसकी जो ज़रूरत थी वो ये कि रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए है। इस वजह से इसको ख़त्ताती के जो उसूल हैं तो उसका इतना ज़्यादा इसके अंदर ख्याल नहीं रखा गया था, या यूँ कह लें कि जिस तरह ख़त्ताती को बाकायदा किसी भी ख़त को जो है वो मैनेज करने के जो उसूल बनाए जाते हैं, तो उन चीज़ों का इसके अंदर इतना ज़्यादा वो रुझान नहीं था। तो इस चीज़ को फिर बाद में उस्ताद मोहम्मद इज़्ज़त ने इस ख़त के अंदर इन चीज़ों का ये कह लें कि उसूल और ज़वाबी जो है वो इस ख़त के बनाए थे, ठीक है। तो उस्ताद मोहम्मद इज़्ज़त ने ख़त रुका को इसकी बुलंदियों पर पहुंचाया था। आज हम जिस शक्ल में ख़त रुका को देखते हैं, तो साथ में हम ये भी देख लेते हैं कि हम ख़त रुका ही से अपनी कैलीग्राफी क्यों स्टार्ट करते हैं। अभी भी तुर्की के अंदर ये तरीका है कि सबसे पहले ख़त रुका सिखाया जाता है, उसके बाद ख़त दीवानी, फिर जली दीवानी, और उसके बाद फिर चौथे और पाँचवें नंबर पे ख़त नस्ख और ख़त सुलुस सिखाया जाता है। तो इसको सिखाने की वजह यह है कि ख़त रुका को सीखना बनिस्बत दूसरे खतूत के नस्ख या सुलुस के थोड़ा सा आसान है। इस वजह से ख़त रुका से शुरू करवाया जाता है, और इसको जल्दी सीखा जा सकता है। 3 से 4 महीने के अंदर अच्छी तरह रोज़ाना अगर 1.5 से 2 घंटा मशक की जाए तो इसको सीखा जा सकता है। और इसी तरह दीवानी और जली दीवानी, इनको भी 4-4 माह में सीखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन ख़त नस्ख और सुलुस, इनके अंदर वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। हरूफ की अशकाल बहुत ज़्यादा बन जाती हैं, इस वजह से इसको सीखने का वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से इनको बाद में रखा जाता है, और जो बुनियादी खतूत हैं वो पहले सिखा दिए जाते हैं ताकि ख़त नस्ख और सुलुस को सीखना आसान हो जाए, ठीक है। तो ख़त रुका को जो इसकी बुनियाद है वो ख़त नस्ख और सुलुस है। जिस तरह ख़त तौक़ी की बुनियाद नस्ख और सुलुस है, इसी तरह ख़त रुका की जो बुनियाद है वो नस्ख और सुलुस है, ठीक है। तो फ़र्क कहाँ पर आता है? फ़र्क यहाँ पर आता है कि जब हम अपना राइटिंग एंगल चेंज कर देते हैं तो उससे पूरा का पूरा ख़त तब्दील हो जाता है। तो जब ख़त तब्दील हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद फिर बहुत सारी मज़ीद तब्दीलियाँ भी हमारी नज़र के सामने आ जाती हैं। तो ख़त नस्ख, उसके अंदर एंगल, कलम का जो एंगल हम रखते हैं वो 85 डिग्री रखते हैं या 80 डिग्री रखते हैं। सुलुस के अंदर हम उसी एंगल को 70 डिग्री या 75 डिग्री पे ले जाते हैं, और ख़त रुका के अंदर हम उसी एंगल को 64 डिग्री पे यानी 64 दर्जे पर ले आते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो फ़र्क है हर ख़त के अंदर इसी तरह सामने आता जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हो गया एंगल के हवाले से, और एक ख़त के अंदर फ़र्क किस तरीके से आता है उसके हवाले से। और अगली चीज़ वो ये है कि उस्ताद मोहम्मद इज़्ज़त ने
اس کو خطاطی کے اصولوں پر جب قائم کیا تو پھر اس کے اوپر بالکل اسی طریقے سے کام کیا جس طرح خط نسخ اور ثلث پر ابن مقلا نے کام کیا تھا. اس کے اصول بنائے، اس کے ضوابط بنائے، اس کو لکھنے کا طریقہ جو ہے وہ سکھایا لوگوں کو. تو یہی چیزیں استاد محمد عزت نے خط رکا کے اندر کی تھیں. ٹھیک ہے، تو یہ خط رکا کا تعارف ہو گیا. اب ہم اس سے اگلا جو لیکچر ہے اس کے اندر ہم انشاءاللہ یہ دیکھیں گے کہ انکس کون کون سی ہوتی ہیں اور انک پوٹ کیسے تیار کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملیں گے.